नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊंगा इस चित्र के माध्यम से कि वीर्य कैसे बनता है, इसका निर्माण कहाँ होता है और इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरता है, कौन कौन से तत्व इसमें मिले हुए होते हैं और किन कारणों से आप बीमार पड़ते हैं। आइए कर लेते हैं इस पर पूरी चर्चा ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके, और वो भी एक बहुत ही सरल शब्दों में चित्र के माध्यम से मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो चित्र मैं आपको यहाँ पर दिखा है, ये मेल में नीचे का, पेट के नीचे वाले भाग का चित्र है, और सारे जो सेक्स ऑर्गन मेल के होते हैं वो इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये तो हमारा पेनिस होता है, ये यहाँ पर हमारे टेस्टिस होते हैं, ये जो पेशाब की थैली होती है, और पेशाब की थैली से जो ये नली यहाँ पे नीचे की तरफ आई हुई है और पेनिस में आ गई है, ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। दोस्तों, शुक्राणु का प्रोडक्शन यहाँ पर टेस्टिस के अंदर होता है। यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी थैली होती है, उसके अंदर वो स्टोर होते रहते हैं, उसके अंदर वो मैच्योर होते हैं। तो मैच्योर होने में लगभग 70 से 72 दिन का समय लगता है। ये एक प्रोसेस है कि शुक्राणु आ रहे हैं, बन रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। तो यहाँ से जब आदमी सेक्स करता है तो यहाँ से वे शुक्राणु इस नली के माध्यम से चलते हैं, और इस नली के माध्यम से यहाँ पे होते हुए ये सेमिनल ग्रंथि से गुजरते हैं। सेमिनल ग्रंथि में एक प्रकार का फ्लूइड बनता है, जो स्पर्म के अंदर सफ़ेद सफ़ेद का चिपचिपा जो पानी होता है वो फ्लूइड होता है, वो यहाँ पर सेमिनल ग्रंथि में बनता है। तो उसमें वो फ्लूइड मिल जाता है, और फिर वो प्रोस्टेट से होता हुआ ये जो वीर्य वाली जो नली है, शुक्राणु वाली जो नली है, जो यहाँ से होकर यहाँ पे गुजरती है, ये यहाँ पर प्रोस्टेट के अंदर खुलती है। तो ये एक ही नली होती है, जो ये एक तो ये यूरिन वाली, पेशाब वाली नली होती है, इसके अंदर ये नली यहाँ पे खुल जाती है। तो ये फिर यहाँ से यूरेथ्रा से होता हुआ पेनिस से बाहर निकल जाता है जब आदमी सेक्स करता है। तो इस प्रकार ये यहाँ से शुक्राणु उठते हैं और यहाँ पे होते हुए सेमिनल ग्रंथि में फ्लूइड मिलता है, और कुछ फ्लूइड यहाँ पे प्रोस्टेट में भी बनता है, प्रोस्टेट से भी कुछ फ्लूइड मिलता है, और फिर ये यहाँ पे पेनिस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, वीर्य के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है सफ़ेद रंग का, उसको फ्लूइड कहते हैं, और ये 70% फ्लूइड सेमिनल ग्रंथि से बनता है। 70% फ्लूइड सेमिनल ग्रंथि से बनता है, और 30% फ्लूइड बनता है प्रोस्टेट से। तो ये फ्लूइड जब शुक्राणु में मिलता है तो वो यहाँ से होता हुआ फिर पेनिस के रास्ते से बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा वीर्य काम करता है। दोस्तों, जब एक स्वस्थ पुरुष सेक्स करता है तो 3.5 ml वीर्य निकलता है। 3.5 ml जब से हम सेक्स करते हैं तो एक बार में 3.5 ml वीर्य निकलता है। तो इसके अंदर शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ज़्यादा संख्या होती है, और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 1 ml वीर्य के अंदर जो शुक्राणु की संख्या होती है 120 मिलियन होती है। 120 मिलियन संख्या होती है 1 ml वीर्य के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इतनी ज़्यादा संख्या में शुक्राणु वीर्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि धात से या स्वपन दोष से या अधिक मैथुन करने से आदमी का कोई नुकसान नहीं होता, उसको कोई शारीरिक कमजोरी नहीं होती, तो उसको मैं आप बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेमिनल ग्रंथि है और जो ये प्रोस्टेट है, इसके अंदर जो फ्लूइड का निर्माण होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इनसे स्राव होता रहता है, जब हम बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, तो कई बार इनसे बहुत ज़्यादा स्राव हर समय चलता रहता है। इसको धात रोग बोलते हैं। तो अगर किसी को धात रोग हो गया है तो सेमिनल ग्रंथि से और प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव हर समय चलता रहता है, जो हम पेनिस के रास्ते से बाहर निकलता है।
तो ये स्राव अगर लंबे समय तक चलता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ सकती है, हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, हमें परमानेंट पीठ का दर्द हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है, हम नपुंसक भी हो सकते हैं। तो ये समस्याएं सब प्रोस्टेट के स्राव के कारण और सेमिनल ग्रंथि के स्राव के कारण होती है। तो ये कमजोरी आदमी को आती है। तो वे डॉक्टर जो ये कहते हैं कि कमजोरी नहीं आती, हस्तमैथुन से कुछ नहीं होता या धात से कुछ नहीं होता, तो वे डॉक्टर आपको एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि इस स्राव को रोकने के लिए आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेलेनियम 200 और डेमियाना इसमें बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट ये है कि टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो कैसे बनते हैं। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु, एक यहाँ पर सेल होती है, वो सेल हमारे ब्लड से कुछ विशेष तत्वों को निकालती है और उनसे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर से, सभी डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ जो ये दावा करते हैं कि हस्तमैथुन से या ज़्यादा मैथुन करने से कोई नुकसान नहीं होता। टेस्टिस के अंदर जो ये स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु यानी नया जीवन। हम अपने स्पर्म से किसी नए जीवन की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो नए जीवन की जो उत्पत्ति करने की शक्ति रखता है वो शुक्राणु है। और शुक्राणु में बहुत ज़्यादा जीवन की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा भरी हुई होती है। तो हम अपनी प्राण ऊर्जा को निकालकर, अपने अंदर से कुछ जीवन को निकालकर दूसरे को दे रहे हैं, तभी तो एक नए बच्चे का निर्माण हो रहा है, एक नई बॉडी का निर्माण हो रहा है, एक नया जीवन पैदा हो रहा है। और ये नया जीवन और प्राण ऊर्जा हमारे रक्त से ही तो निकल रही है। तो आपने देखा होगा जब आप लंबे समय तक सेक्स करते हो या लंबे समय तक आपको स्वपनदोष होता है या धात की समस्या होती है, तो आपकी प्राण ऊर्जा कम हो जाती है। उस प्राण ऊर्जा कम होने का लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा थके थके रहते हो, आप में हर समय आलस्य रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप उदास रहते हो, डिप्रेशन में रहने लगते हो, आपके अंदर से उत्साह खत्म हो जाता है। तो अगर ये लक्षण आप में आ रहे हैं तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी हो गई है। प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है अधिक स्पर्म को बर्बाद करने से, अधिक शुक्राणुओं को बर्बाद करने से, क्योंकि यह हमारे ब्लड से प्राण ऊर्जा को खींच रहा है, हर समय प्राण ऊर्जा को खींच रहा है और दूसरा एनर्जी को खींच रहा है। जो जीवन होता है, जो जीवनदायिनी एनर्जी होती है और जो प्राण ऊर्जा होती है उसको खींच रहा है। तो स्पर्म बनता है हमारे ब्लड के अंदर जो विशेष तत्व होते हैं उनसे, उसके साथ साथ प्राण ऊर्जा और जीवन इसमें मिला हुआ होता है, तभी एक जीवित कोशिका पैदा होती है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। तो जिन नौजवानों को धात का रोग होता है उनका अपने आप स्वतः ही वीर्य बाहर निकलता रहता है, तो वो यहाँ से निकलता है। ये जो सेमिनल ग्रंथि होती है ना, यहाँ से निकलता है और प्रोस्टेट से निकलता है, जबकि उनके शुक्राणु बाहर नहीं निकलते। शुक्राणु तो यहाँ पर होते हैं, वो सेक्स के दौरान ही बाहर निकलते हैं। शुक्राणु ना तो नाइट फॉल में बाहर निकलते हैं और ना ही धात में बाहर निकलते हैं। जो धात में और नाइट फॉल में निकलता है वो होता है यहाँ से सेमिनल ग्रंथि का स्राव होता है, कुछ प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव होता है। तो यहाँ से सेमिनल ग्रंथि से और प्रोस्टेट से स्राव होता रहता है और ये धात की समस्या आदमी को होती है। तो धात के लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाई साथ साथ बता देता हूँ। तो जो सबसे पहली दवाई है सेलेनियम। सेलेनियम 200 4 बूंदे सुबह शाम अगर लेंगे तो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव हो या सेमिनल ग्रंथि का स्राव हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और जो पुरानी बीमारी हो गई है प्रोस्टेट ग्रंथि का, अगर बहुत पुराना स्राव आदमी को है तो उसके लिए उसको डेमियाना और यूज करना होगा। डेमियाना मदर टिंचर में अगर लेंगे तो प्रोस्टेट ग्रंथि का कितना भी पुराना स्राव हो तो डेमियाना मदर टिंचर उसको ठीक कर देता है। डेमियाना मदर टिंचर को 10-10 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 3 बार लें तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव होता है ये ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर टेस्टिस में आपको शुक्राणुओं की संख्या नहीं मिल रही है, शुक्राणु नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप टेस्टिस में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आप टेस्टिस 3X का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टिस 3X शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे काम करती है। उसके साथ साथ आप ट्रेबुलस्टेर,
टेस्टिस 3X के साथ साथ अगर आप ट्रेबुलस टेर मदर टिंचर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में चित्र के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाए और वीडियो को अधिक से अधिक रोचक बनाया जाए। तो आने वाले समय में ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल हेल्थ इंडिया। तो आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।